हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ का चर्चा करेंगे। बच्चों, इससे पहले हम लोग कूलॉम्स लॉ समझ चुके थे, जिसमें हम लोगों ने एक्सप्रेशन देखा था कूलॉम्स लॉ में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R²। ये एक्सप्रेशन हमारे पास थी। ये एक्सप्रेशन हमको देता क्या है? तो ये एक्सप्रेशन हमको मैग्नीट्यूड देता है। मैग्नीट्यूड मतलब जब दो चार्जेस को हम लोग रखें तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इस एक्सप्रेशन से आता है। एक चीज हमको मालूम है कि फोर्स जो है, फोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जरूरत होता है। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ सिर्फ जो कूलॉम ने लॉ दिया था, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में कूलॉम्स ने बताया था, वो एक फोर्स है और उस फोर्स को बताने के लिए हमको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए हम लोग यहाँ पर कूलॉम्स लॉ का जो फॉर्मूला है इसको वेक्टर नोटेशन में लिखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इसको वेक्टर नोटेशन में लिखा जाता है। ठीक, देखिए, हम दो चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। एक चार्ज कंसीडर कर लेते हैं Q1 और दूसरा चार्ज कंसीडर कर लेते हैं Q2। ठीक, इन दोनों चार्ज को हम लोग पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं कि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, इनके बीच का एक डिस्टेंस होगा, सर्टेन डिस्टेंस होगा। ठीक, इनके बीच का सर्टेन डिस्टेंस R ले लेते हैं। अब यदि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो हमको मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ये लाइक चार्जेस जो है ना, अब ये लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो जब ये लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि Q1 चार्ज जो है वो Q2 चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा और Q2 चार्ज जो है वो Q1 चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। मैग्नीट्यूड के बारे में तो हमको जानकारी है कि ये मैग्नीट्यूड जो है वो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R² के बराबर होगा। लेकिन यदि बात हम लोग डायरेक्शन की करें कि ये Q1 चार्ज Q2 के ऊपर फोर्स तो लगाएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, और ये Q2 चार्ज Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, उसी डायरेक्शन को ध्यान में देते हुए यदि हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे, दैट विल द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। आ रहा बात समझ में? तो एक चीज यहां पर आप नोट करिएगा, एक चीज यहां पर आप नोट करते हुए चलिएगा, क्या है कि जब भी दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस रखे गए हैं, तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है, दैट फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द स्ट्रेट लाइन विच इज ज्वाइनिंग द टू चार्ज। कि दोनों चार्ज को जोड़ने वाली जो लाइन है, उसी लाइन के स्ट्रेट में ही फोर्स काम करता है। यानी कि द फोर्स एक्ट बिटवीन द टू चार्ज ऑलवेज एक्ट इन द स्ट्रेट लाइन, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में एक्ट करता है। तो जरा सोचिए, यदि एक Q1 चार्ज Q2 के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा तो ये रिपल्सन स्ट्रेट लाइन में इसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक, मतलब कहने का ये कि Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा तो इसका फोर्स लगाने का डायरेक्शन ये होगा। ऐसा नहीं है कि Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा और Q2 के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसा नहीं है। आ रहा बात समझ में? तो यहां पर जो है वो Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक, उसके बाद उसी तरीके से ये जो हमारे पास Q2 है, ये Q2 भी Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, वो इस डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स। आ रहा बात समझ में? अब हम लोग वेक्टर नोटेशन की बात करते हैं कि चलिए, फोर्स तो लग रहा है, अब इस फोर्स को हम लोग क्या नाम देंगे और इस फोर्स को हम लोग क्या नाम देंगे? मतलब हमको बेसिकली देखना है कि नोमेनक्लेचर क्या है। ठीक, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस का नोमेनक्लेचर क्या होगा? Q1 ने Q2 के ऊपर फोर्स लगाया तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? यानी कि यहां पर जो लगने वाला फोर्स है, इस फोर्स का नोमेनक्लेचर क्या होगा, और यहां पर जो लगने वाला फोर्स है, इस फोर्स का नोमेनक्लेचर क्या होगा? ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिए, अलग अलग पब्लिकेशन की बुकों में अलग अलग टीचर के द्वारा जो है वो अलग अलग चीजें आपको बताई जाएंगी। हम लोग यहाँ पर जो पढ़ेंगे, ठीक है, वो देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये नोटेशन टीचर टू टीचर एंड पब्लिकेशन टू पब्लिकेशन वेरी कर सकता है। ठीक, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जो बताएंगे यही मतलब है, बस इसी को आपको रखना है।
ठीक, इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि ये जो F1 है, F1 का नोटेशन क्या होगा। तो फोर्स के लिए हम लोग जो है, फोर्स के लिए हम लोग बात करते हैं ऑन और बाई का। मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी पहले लिखा जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी पहले लिखा जाएगा और बाई बॉडी बाद में लिखा जाएगा। ठीक, ये इसका मतलब है ऑन, और ये दूसरा जो लिखे हैं इसका मतलब है बाई। मतलब कहने का ये है कि फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 बाई चार्ज फर्स्ट। आ रहा बात समझ में? फोर्स के लिए आप याद कर लीजिए ऑन बाई। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज फर्स्ट बाई चार्ज सेकेंड। आ रहा बात समझ में? तो ये हो गया हमारा फोर्स के लिए नोटेशन। उसी तरीके से यदि हम लोग डिस्टेंस के लिए देखें तो इसमें हम लोग बात करेंगे, हम लोग चार्ज फर्स्ट के द्वारा जो है रिपल्सन का फोर्स इस पे लग रहा है, तो हम लोग जब भी डिस्टेंस नापना होता है तो हम लोग पहले चार्ज से चलेंगे और दूसरे चार्ज तक पहुंचेंगे। ठीक, तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग टू और फ्रॉम मतलब जहां हम जा रहे हैं वो पहले आएगा और जहां से जा रहे हैं वो बाद में आएगा। यानी कि ये टू है और ये फ्रॉम है। आ रहा बात समझ में? तो इस तरीके से जो है वो नॉमेनक्लेचर तैयार किया गया। ठीक है, डिस्टेंस आप चार्ज 2 फ्रॉम चार्ज फर्स्ट, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 बाई चार्ज फर्स्ट, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज फर्स्ट बाई चार्ज 2। ठीक, तो फोर्स के लिए ध्यान दीजिए, फोर्स के लिए आपको क्या मेमोराइज रखना है, तो बाबू फोर्स के लिए मेमोराइज रखना है ऑन बाई। ठीक, और डिस्टेंस के लिए क्या मेमोराइज रखना है, तो डिस्टेंस के लिए आपको मेमोराइज रखना है टू और फ्रॉम। ठीक, तो इस तरीके से हमने जो है वो एक नॉमेनक्लेचर तैयार कर दिया। ठीक, अच्छा, अब यदि हम लोग बात करते हैं कि F21 के लिए एक्सप्रेशन क्या है, तो ये F21 किसके बराबर होगा, पहले तो मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड तो हम लोग लिख लिए। अब इस मैग्नीट्यूड के साथ हमको डायरेक्शन ले आना है, और हम लोग डायरेक्शन को कैसे ले आएंगे, तो एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी हमारे पास कोई मैग्नीट्यूड हो और उस मैग्नीट्यूड में बाबू यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं यूनिट वेक्टर का, तो उसके मैग्नीट्यूड पर कोई असर नहीं पड़ता। वो जो यूनिट वेक्टर है वो उसके साथ आकर के क्या कर देता है, तो जो यूनिट वेक्टर है वो बाबू आकर के और डायरेक्शन जोड़ देता है। यानी कि मैग्नीट्यूड तो पहले से है और यूनिट वेक्टर आने से उसके साथ डायरेक्शन भी आ जाएगा। तो अब ये बताइए, वेक्टर फॉर्म में हम लोग बेसिकली यूनिट वेक्टर को ले आते हैं और क्या ले आते हैं, उस डायरेक्शन को ले आते हैं, तब जाके फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी पूर्ण रूप से होती है, और जो एक्सप्रेशन होता है वो हमारा वेक्टर फॉर्म का एक्सप्रेशन होता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि बाय मल्टीप्लाई अ क्वांटिटी विथ यूनिट वेक्टर, किसी भी क्वांटिटी को यदि हम लोग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, देन दैट क्वांटिटी इज कन्वर्टेड इनटू वेक्टर क्वांटिटी। तो फिर वो क्वांटिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाती है। आ रहा बात समझ में? तो यदि यहां पर हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को ले आए तो हम लोग बात क्या कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं F21, यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी फर्स्ट बाई बॉडी सेकेंड। तो हम लोग पहले से दूसरे तक आए हैं, तो डिस्टेंस के लिए टू और फ्रॉम की बात करें, मतलब हम लोग पहुंचे कहां हैं, तो हम लोग पहुंचे हैं यूनिट वेक्टर की बात करें तो ये हमारा यूनिट वेक्टर हो गया। अब इसमें हमको वेक्टर नोटेशन देना होगा, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का मतलब क्या, 2 का मतलब है टू फ्रॉम, मतलब ये पहला वाला 2 को बताता है और ये फ्रॉम को बताता है। आ रहा बात समझ में? तो ये हमारा जो है ये एक वेक्टर नोटेशन हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में कुलम्ब्स लॉ। यदि यही हम इस फोर्स की बात करें, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे F12, ठीक, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q1 Q2
अपान में आर स्क्वायर। अब ये जैसे ही मल्टीप्लाई होगा यूनिट वेक्टर से ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। अभी ये क्या है, अभी ये नॉर्मल सिर्फ मैग्नीट्यूड है, अभी हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ना तब ये वेक्टर फॉर्म होगा कूलम्ब्स लॉ का। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर यहाँ पर आया और इसका नोटेशन क्या होगा, यूनिट वेक्टर। आ रहा है बात समझ में। तो ये हमारे पास जो है वो कूलम्ब्स लॉ का एक रिप्रेजेंटेशन हो गया वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया नोट। देखिए अब एक छोटी सी चीज और देखिए, यदि हम लोग बात करें कि क्या R12 R21 के बराबर होगा, ये जो हमारे पास R12 है क्या ये R21 के बराबर होगा। हाँ, यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, यूनिट वेक्टर R12 R21 के बराबर होगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि R12 का मतलब क्या, R12 का मतलब बाबू हम लोग Q2 से Q1 तक गए हैं और R21 का मतलब हम लोग Q1 से Q2 तक आए हैं। यदि इधर आने को आप पॉजिटिव कंसिडर करते हैं तो फिर जब Q2 से Q1 तक जाइएगा तो इसको क्या कंसिडर करना होगा, निगेटिव कंसिडर करना होगा। यानी कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन अलग होने की वजह से ये दोनों यूनिट वेक्टर बराबर नहीं होंगे। ठीक, यदि इनको बराबर करना है तो जरा सोचो, यदि इनको बराबर करना है तो एक हम ऐसा काम करते हैं, हम लोग इसके सामने माइनस साइन लगा देते हैं। यदि इसके सामने माइनस साइन लगा देते हैं तो क्या अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, जी बिल्कुल, अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। आ रहा है बात समझ में। तो यूनिट वेक्टर R12 विल इक्वल टू माइनस R21। आ रहा बात समझ में। तो यदि ये इसके माइनस वाले पोर्शन से बराबर है तो जरा सोचिए अब कि ये जो 12 है इस 12 के जगह पर हम माइनस R21 लिख सकते हैं, और जैसे ही माइनस R21 लिखेंगे ये पूरी क्वांटिटी जो है वो माइनस में हो जाएगी। जब ये पूरी क्वांटिटी माइनस में हो जाएगी तो क्लियरली हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास F21 है ये बराबर होता है किसके, माइनस F12 के बराबर होता है। और ये स्टेटमेंट यानी कि ये जो लाइन है ये हमको क्या बता रहा है बाबू, ये हमको बता रहा है कि जो फोर्सेस हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, जो फोर्सेस हैं ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। और ये यही चीज हम लोग कूलम्ब्स लॉ में पढ़े थे कि दो चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ठीक है, ये वाला जो चार्ज है वो इस पर जितना फोर्स लगाएगा ये दूसरा वाला चार्ज उस पर उतना ही फोर्स लगाएगा। अंतर क्या होगा, तो अंतर होगा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का। देन वी कैन से दैट द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये अपोजिट होते हैं किसमें, डायरेक्शन में होते हैं। ठीक, अच्छा, ये एक हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ का। एक दूसरा भी फॉर्मेट है, आइए उस दूसरे फॉर्मेट को थोड़ा सा देख लिया जाए कि दूसरा फॉर्मेट क्या है। एक चीज आपको मालूम होगा कि ये जो यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर, दिस यूनिट वेक्टर विल इक्वल टू फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। आ रहा बात समझ में। तो हम लोग यदि चाहें तो और भी वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ का तैयार कर सकते हैं। जैसे ये जो F21 है, F21 किसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। अब ये R स्क्वायर में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर R21 लिखेंगे। ठीक, अब यहां पर जरा सोचिए, जो यहां पर हम लोग यूनिट वेक्टर लिखे हुए थे, ये जो हम लोग यूनिट वेक्टर लिखे हुए थे, इस यूनिट वेक्टर की जगह चाहे तो ये इस एक्सप्रेशन को हम लोग ले आ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर R21 की बात करते हैं तो यहाँ पर हम 21 लिखते हैं तो यहाँ पर भी 21 होगा और यहाँ पर भी 21 होगा। ठीक, तो इस यूनिट वेक्टर के जगह पर इस क्वांटिटी को हम लोग ले आएंगे। यदि यूनिट वेक्टर के जगह पर हम लोग इसको ले आते हैं, यानी कि ये जो पोजीशन वेक्टर है R21 अपान में मैग्नीट्यूड, इस मैग्नीट्यूड को हम लोग जनरली चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं।
अब ये बताइए, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इसका फॉर्म बदल जाएगा ना। अब इसका फॉर्म बदल जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R क्यूब, और ये हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर। ये भी फॉर्म हमारा हो जाएगा किसका, ये भी हमारा फॉर्म हो जाएगा कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म का। यदि इसी तरीके से हमको F12 लिखना है तो F12 को हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R क्यूब और R12 लिख सकते हैं। आ रहा बात समझ में? तो इस तरीके से जो है वो कूलॉम्स लॉ का जो हमारे पास फॉर्मूला है उसको हम लोग वेक्टर नोटेशन में लिख सकते हैं। आ रहा है सबको समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दो छोटे छोटे पॉइंट है कि यदि दो चार्ज रखे हुए हैं, दो चार्ज जो है वो सपोज करिए कि रखे हुए हैं और इनके बीच का जो फोर्स है, जैसे सपोज करिए कि हमारे पास यहाँ पर चार्ज है Q1 और ये हमारे पास चार्ज है Q2, इनके बीच में कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो अट्रैक्शन का तो रिपल्सन का, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज। ठीक, अब इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है क्या किसी तीसरे चार्ज के आ जाने से इफेक्टेड होगा? क्या किसी तीसरे चार्ज के आ जाने से इफेक्टेड होगा? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस is independent of the presence of any other charge। यानी कि द फोर्स बिटवीन द टू, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स तीसरे चार्ज के प्रेजेंस पे इंडिपेंडेंट होता है, उसको तीसरे चार्ज से मतलब नहीं होता है। लेकिन यदि हम लोग बात करें फोर्स ऑन सिंगल चार्ज की, तो एक सिंगल चार्ज के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है, सपोज कर लो कि ये Q2 Q1 के ऊपर जो है वो फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब इनके बीच का फोर्स 10 न्यूटन, ये इफेक्टेड नहीं होगा, लेकिन इस पे जो फोर्स लग रहा है, सपोज करिए कि Q3 भी इसको अपनी तरफ खींचना चाह रहा है और ये 6 न्यूटन से फोर्स लगा रहा है, तो फिर 10 न्यूटन और 6 न्यूटन ये दोनों फोर्स एक ही बॉडी पर लग रहे हैं, यानी कि ये अपने वेक्टर के रिजल्टेंट, यानी कि जो इसका रिजल्टेंट होगा उसके डायरेक्शन में ये जाना पसंद करेगा, यानी कि जाएगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स तीसरे चार्ज के प्रेजेंस से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन एक सिंगल चार्ज के ऊपर, एक सिंगल चार्ज के ऊपर जो लगने वाला फोर्स होता है वो अदर चार्जेस के प्रेजेंस से इफेक्टेड होता है। ठीक, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ठीक, देखिए ये छोटा सा प्रॉब्लम है, इसको हम लोग कर लेते हैं। इसको करेंगे ना तो समझ में आएगा कि किस तरीके से वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है कूलॉम्स लॉ के द्वारा, जो फोर्स का एक्सप्रेशन है उसको। कह रहा है कि टू चार्जेस Q1 and Q2 are placed at R1 and R2 distances from the origin। मतलब कहने का ये है कि दो चार्जेस, एक चार्ज आपका Q1 और दूसरा चार्ज आपका Q2, ठीक, ओरिजिन से, ये जो R1 और R2 दिया है ना, these are the पोजीशन वेक्टर्स, तो ये आपका हो गया R1 और ये हो गया आपका R2। दो चार्जेस Q1 और Q2 ओरिजिन से R1 और R2 डिस्टेंसेस पे रखे गए हैं। देन व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग देयर, तो वहां पर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग देयर? एक चीज देखिए, ये दो चार्जेस हैं, इन दोनों का नेचर सेम है, यानी कि दोनों को पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव कंसीडर, तो एक चीज क्लियर हो गया कि इनके बीच में कौन सा फोर्स लगने वाला है? रिपल्सन का फोर्स लगने वाला है। और हमको मालूम है कि जो फोर्स लगता है, दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग दैट टू चार्ज। दोनों चार्ज को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है वो स्ट्रेट लाइन के ही डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है। तो एक फोर्स Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया जाएगा इस डायरेक्शन में, और जो आपका Q2 है वो Q1 के ऊपर रिपल्सन का फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक, और नोटेशन की यदि हम लोग बात करें तो फोर्स के लिए मैंने आपको बताया है कि फोर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन और बाई। तो फोर्स एक्टिंग ऑन टू बाई फर्स्ट, फोर्स एक्टिंग, इसके लिए हम फोर्स की एक्सप्रेशन लिखें, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट बाई टू। ठीक, अच्छा
यदि हम लोग एक्सप्रेशन लिखे F21 कि F21 किसके बराबर होगा, तो ये 1/4 पाई Q1 Q2। अब बात आती है इसके डिस्टेंस, इसके बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने की, यानी कि लिखने की। ठीक, तो हम लोग Q1 से Q2 की तरफ चल रहे हैं, Q1 से Q2 की तरफ चल रहे हैं। तो जरा सोचिए, हम लोग पढ़े थे क्लास 11th में, हम लोग पढ़े थे वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर निकालना। ठीक, जिसमें हम लोग पढ़े थे ट्रायंगल। तो जरा सोचिए कि यदि ये R1 एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक, और ये Q1 से लेके Q2 तक यदि इसको हम लोग ये पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं, तो ये जो हमारा है ये रिजल्टेंट का काम करेगा, ये जो R2 है रिजल्टेंट का काम करेगा। ठीक, 1 से 2 तक जा रहे हैं तो इसको हम लोग R21 लिख सकते हैं, R21 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट हमारा ओरिजिनेट हुआ कि ये जो R1 प्लस R21 है ये किसके बराबर होगा, ये R2 के बराबर होगा, ये R2 के बराबर होगा। कोई दिक्कत? अब हमको चाहिए क्या, R21 चाहिए। तो R21 तो इसको हम इधर में लेते हैं, तो ये जो R21 है ये किसके बराबर होगा, ये R2 माइनस R1 के बराबर होगा, ये R2 माइनस R1 के बराबर होगा। आ रहा बात समझ में? अच्छा, ये तो हो गया। अब यदि हम लोग लिखे यहाँ पर, तो जरा सोचिए, यहाँ पर हम लोग मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, R2 माइनस R1, और इसका हम आपको क्यूब बताएं जब यहाँ पर हम लोग फुल वेक्टर लिखते हैं तो। ठीक है, तो ये हमारा क्यूब हो गया, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक, आ रहा बात समझ में? इसी तरीके से यदि हम लोग F12 की बात करें, तो F12 हम लोग क्या लिखेंगे, तो F12 ये क्या होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 Q2 अपान में। यदि हम लोग 1/2 की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो इस सिचुएशन में आपका हो जाएगा R1 माइनस R2, और ये आपका हो जाएगा क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा R1 माइनस R2। तो ये हमारा जो है ये हो गया फोर्स का एक्सप्रेशन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये था छोटा सा कंसेप्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगले वीडियो में जो है वो एक छोटा सा बस कूलॉम्स लॉ का छोटा सा टॉपिक बच गया है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, उसका डिस्कशन